फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग के क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह से क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, और फिर हम लोग थ्योरी को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी आपके चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो ये पूछ लिया है कि आखिर जैव प्रक्रम क्या है। तो वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जो एक जीव के अंदर सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे कि श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन है, ये सब क्या है, एक क्रियाएं हैं। तो जैव यानी जीव के अंदर, और प्रक्रम यानी एक क्रियाएं जो चल रही हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है यानी इत्यादि है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, यानी पोषण क्या होता है। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो हम लोग के शरीर के लिए लाभदायक होता है वो हमारी शरीर उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देती है। यहाँ पे पूछा गया है कि जीवों में पोषण कितने प्रकार से होता है। तो मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी एक है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है, जो खुद अपना भोजन बना लेता है। तो स्वपोषण में जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण। और स्वपोषण में कौन आ जाएगा, तो प्लांट आ जाएंगे। जैसे कि प्लांट को अगर सूर्य का प्रकाश मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, जल मिल जाए, तो अपना भोजन बना लेता है। तो वही कहा गया है कि जो स्वपोषण, इस प्रकार के पोषण में जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर नहीं निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, उसे हम कहते हैं स्वपोषी ऑटोट्रोफिक। यानी हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी है। तो आपसे अगर हेडिंग देके पूछ लिया जाए कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर बताइए, तो स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बना लेता है, परपोषी जो दूसरे जीव पे निर्भर होता है, जो स्वपोषी होता है वो किसी पे निर्भर नहीं होता है। तो ये सारे आप लोग इसके डिफरेंट लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें जो कि परपोषी हम किसे कहते हैं, यहाँ पे आपसे परपोषी में पूछा है कि हेटेरोट्रोपिक हम किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे मानव है, मानव खुद अपना भोजन नहीं बना सकता है, वो किस पे निर्भर है, तो वो स्वपोषियों के ऊपर निर्भर, जैसे मनुष्य है, जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इत्यादि हैं। तो सबसे यानी आप लोग के परपोषी और स्वपोषी, तो स्वपोषी प्लांट हो जाते हैं और परपोषी में सारे जीव आ जाते हैं जो कि स्वपोषी पे निर्भर होते हैं। यहाँ पे परपोषी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एक परपोषण, स्वपोषण हमने देख लिया। अब परपोषी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण। तथा जीव की परपोषी हम कहते हैं, यानी ये खुद अपना भोजन नहीं बनाएगा, ये स्वपोषी पे ही निर्भर रहता है, यानी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे जो आप लोग का परपोषण होता है ये भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आप लोग का सेप्रोफाइटिक होता है, एक पैरासिटिक होता है, एक होलोजोइक होता है। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो यहाँ पे जो मृतजीवी होता है ये मृत चीजों को खाता है, जैसे कवक हो गया, छोटे छोटे कीटाणु हो गए। फिर परजीवी जो दूसरे पे आधारित होता है। प्राणी होलोजोइक, यानी हम लोग क्या है, होलोजोइक हैं, जो पूरे भोजन को मुंह में लेते हैं उसके बाद हम उसका पाचन करते हैं। तो एक एक करके अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो मृतजीवी पोषण सेप्रोफाइटिक होते हैं हम किसे कहेंगे। तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। जैसे कि आप लोग का गोबर छत्ता, कवक इत्यादि हो गए। जैसे कि आप लोग देहाती भाषा में उसको हम कुकुर मुत्ता भी बोलते हैं, वो भी क्या है, मृतजीवी, यानी उसी वैसे ही चीजें सड़े गले पे भी वो पनपता है। आगे देखिए, इसमें आगे है यहाँ पे
तो मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, यानी डिकम्पोजर भी कहते हैं। मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। यहाँ पे अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यह विधि पाई जाती है। तो ये आपसे पूछ लेगा कि जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो किस जीवों के अंदर पाया जाता है। अगला देखिए, ये है आप लोग का पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी परजीवी पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी मीन्स हमेशा उसके साथ चिपका रहेगा, और अस्थायी मीन्स बस आवश्यकता पड़ने पे उसके साथ जाएगा वरना दूर हो जाएगा, तो अस्थायी बोलेंगे। तो अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि ये सब पाए जाते हैं। जब मानव में मलेरिया प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, ये रोग पैदा करता है। यहाँ पे देखिए, परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है। तरल, अब ठोस, द्रव, गैस आपने पढ़ा है, तो तरल पानी जैसे क्या है, पानी एक तरल है, तो उसी रूप में ये होता है। अगला है यहाँ पे होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी समपोषण कहलाता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि में पाया जाता है। प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक पोषण करने वाले जीव, यानी यहाँ पे प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम भी क्या है, प्राणी समभोजी। अगर पूछ लिया जाए कि अमीबा और पैरामीशियम में कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वो होलोजोइक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसे मूलभूत प्रक्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक क्लोरोफिल होना चाहिए, फिर CO2 होना चाहिए और H2, इतना इसको मिल जाएगा और सूर्य के प्रकाश मिल जाएगा, तो ये अपना भोजन बना लेता है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। यहाँ पे देखिए, जो कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं वो मृत जीवी या परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि गोबर का छत्ता मृत जीवी होता है, अमरबेल का पौधा परजीवी होता है, यानी दूसरे प्लांट के ऊपर ये निर्भर रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट इस तरह से है, इसी पे ये अमरबेल इस तरह से रहेगा और इसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, पहला सूर्य का प्रकाश चाहिए, पर्णहरिम या क्लोरोफिल चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद यहाँ पे H2 यानी खनिज और जल चाहिए। तो ये सूर्य के प्रकाश से मिल जाएगा, ये पत्ती में खुद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मानवों से मिल जाता है, यानी हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल पृथ्वी से पेड़ पौधे की जो रूटें होती हैं खींच लेती हैं और वहीं से मिट्टी से ही वो लवण पा जाता है, यानी खनिज भी पा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, रात में नहीं होती है। लेकिन यहीं पे पूछ लिया जाए कि श्वसन कब होता है प्लांट के अंदर, तो दिन और रात दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्रिया के प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जैसे कि इस तरह से पत्ती होती है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिससे ही वाष्प सर्जन भी होता है। यहाँ पे आप देखिए, कहा गया कि इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है एवं ऑक्सीजन को छोड़ती है। आगे देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है, तो एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश रहे या न रहे तो ये अपना प्रकाश बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे, ये पत्ती है,
पत्तियों में एक होता है स्ट्रोमा, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रोमा भरा हुआ होता है। उसके बाद ये थैलेक्वाइड्स होता है, कई सारे थैलेक्वाइड जब मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो जब ग्रेना होता है, इस ग्रेना में आप लोग की अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और आप लोग की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो आप लोग की यहाँ पे हो जाती है। प्रकाशीय अभिक्रिया आपके ग्रेना में होगी और अप्रकाशीय अभिक्रिया आपके स्ट्रोमा में हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसमें हम लोग अमीबा को देखने वाले हैं। अमीबा के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये अमीबा क्या होता है, अमीबा का क्या रोल है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे अमीबा जो होता है, अमीबा एक सरल प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक होता है। यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और अनिश्चित आकार का होता है, यानी इसकी आकार किसी भी प्रकार की होती है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम्स एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव का ये ग्रहण करता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पूछा, अमीबा में पाचन भोजन रसधानियों ही एंजाइम के द्वारा होता है। अमीबा में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने को निश्चित स्थान नहीं होता है। ये विसरण के माध्यम से ही अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। विसरण गैसों में होता है, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के तरफ प्रवाहित होता है। आगे देखिए इसमें पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम यह एक प्राणी समभोजी है, यानी होलोजोइक है। यह भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है, यानी चप्पल के आकार का होता है। यहाँ पे इसके शरीर में प्रचलन अंग सिलिया से ढका होता है। यहाँ पे पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी अब हम लोग अपने पाचन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो मनुष्य का पाचन, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मनुष्य का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से, कहाँ कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत के इलियम भाग में। आप लोग के मुख में क्या पाचन होता है, तो हाँ, कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में। लाइपेज आप लोग के मुंह में एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आप लोग का मुख, ये भोजन जाने का रास्ता बता दीजिए। तो भोजन जाने का रास्ता हो जाता है आप लोग का मुख होगा। मुख के बाद आप लोग की ग्रास नली होती है, यानी ग्रास नली हो जाएगी। ग्रास नली के बाद आप लोग का अमाशय आ जाएगा, यानी अमाशय आएगा। उसके बाद अमाशय के बाद आपकी छोटी आंत आ जाती है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आएगी और उसके बाद गुर्दा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो यहाँ तक भोजन जाएगा, लेकिन जहाँ भोजन नहीं जाएगा, जहां से एंजाइम निकलेगा, तो मुंह से भी एंजाइम बनता है। उसके बाद आपके यकृत से भी एंजाइम आएगा, जो कि पित्त को, यानी पित्त आएगा, पित्ताशय में स्टोर होता है। पूछ लिया जाए कि पित्त बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है और पित्ताशय में स्टोर होता है, जो कि वसा का पैसीकरण का कार्य, यानी पैसीकरण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना होता है। तो यहाँ पे आपसे फिर आप लोग के अग्न्याशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम बनेगा, जो लाइपेज है वसा को पचाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि लाइपेज किसको पचाएगा, वसा को। और यहाँ पे आप लोग का पेप्सिन किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा। यहाँ पे जो आप लोग के एमाइलेज होता है, तो लाइपेज, यहाँ पे पेप्टिन, यानी यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज किसको पचाएगा, तो ये जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और ये निकलता कहाँ से, तो अग्न्याशय से है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मनुष्य तथा सभी जीव श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रियाएं मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल एक कुंडली रचना होती है, यानी यहाँ पे आप लोग के आहार नाल, जैसे कि मुख हो गया, ये ग्रास नली हो गई, यहाँ पे आपके इस तरह से अग्न्याशय हो जाते हैं। यहाँ से आपकी छोटी आंत इस तरह से आ जाती है, यहाँ से, फिर यहीं से आपकी बड़ी आंत इधर आती है, फिर यहाँ पे एनस आके यहाँ पे अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है। तो वही अब कहा गया है कि आहार नाल एक कुंडली रचना है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। ये मुख गुहा से शुरू होकर मलाशय यानी मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत आपके पूछ लिया जाए
कि दांत बताइए, तो दांत आपके 4 प्रकार के, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पे 4 प्रकार के हो गए। आपकी इस तरह से जीभ होती है, आगे मीठा होता है, पीछे तीखा होता है, इधर कड़वा होता है और इधर नमकीन होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जीभ कौन कौन सा स्वाद बताती है। उसके बाद ग्रंथियां होती है, पैराटोड होती है, सबमेंडिबल होती है और सबलिंगुअल होती है। ये तो आपके मुंह का हिस्सा हो गया। उसके बाद ग्रास नली है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्रमाकुंचन विधि से भोजन अमाशय में गिरता है। क्या कभी आप सुने हैं कि आपका भोजन अमाशय में गिर रहा है और आपको सुनाई दे रहा है? नहीं। जैसे कि ये क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये क्रमाकुंचन के माध्यम से होता है। जैसे आप पिचकारी में रंग भर लेते हैं और उसको दबाते हैं तो रंग बाहर निकलता है, उसी तरह हमारी जो ये नलियां हैं उसमें ग्रास नली में होता है, धीरे धीरे भोजन नीचे गिरता है। उसके बाद आप लोग के ये अमाशय इस तरह से होता है। इसका 3 भाग होता है, एक कार्डिक होता है, एक फंडिक होता है, एक पाइलोरिक होता है। फिर यहाँ से आप लोग के अग्न्याशय होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। इधर आपका लीवर होता है, लीवर से आप लोग के कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं। एक पेप्सिन ये बनता है जो कि पित्त रस बनता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। यहीं से आपकी छोटी नली लगी होती है, तो छोटी आंत की भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होती है। उसके बाद आपका बड़ी आंत होता है, सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम होता है। तो ये सारे अंग आपको याद होने चाहिए और जो पाचन तंत्र हो उसका फिगर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सके कि आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, ये तो हम लोग देख लिए। आगे देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी है तो टोटल कितनी है? यहाँ पे 6 ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कोई छोटी छोटी, यानी जैसे ये जीभ है, आप देखेंगे कि आगे छोटा छोटा होता है, लेकिन जैसे पीछे देखेंगे तो ये बड़ा बड़ा इस तरह से होता है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो इनामेल है, जो दांत के ऊपर होता है। दांत भोजन को काटने व चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, एक इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो यहाँ पे आपके दांत 4 प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपसे फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाता है 21, 22, यानी ये 18 साल के बच्चों का हो जाता है। इनसे नीचे के बच्चों का 2102 हो जाता है और एकदम एडल्ट लोगों का 2123 यानी 21 यानी 2 1 3, यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो टोटल दांत निकल आते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कहा गया है कि दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारणवश दांतों का खराब हो जाना दंत अवक्षय कहलाता है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग फेरिंग्स कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक होता है ग्लोट यानी निगल द्वार, और जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, तथा एक होता है ग्लोटिक्स कंठ द्वार जो श्वास नली ट्रेकिया में खुलता है। आगे देखिए इसमें कंठ द्वार एवं निगल के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम इपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पुट्टी कंठद्वार के ढकती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा आहार नाल आया हुआ है। यहाँ से हमारे एक तरफ फेफड़े के रास्ते जाएगा, इधर से हमारे एक आहार नाल में आ जाएगा यहीं से। तो यहाँ पे एक इपिग्लोटिक्स इस तरह से ढक्कन लगा होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये वाली जो भोजन वाली नली होती है उसको आके ढक देता है, तो सांस वो चल जाता है फेफड़ा में, और जैसे ही हम भोजन करते हैं तो ये फेफड़े वाले को रोक देता है, जो कि भोजन उसमें न जाए। कभी कभी ये डिसबैलेंस हुआ, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा यानी दिमाग कर रहा है। तो जब वहां से संदेशा कुछ गड़बड़ हो जाता है, नहीं कर पाता है, या आप भोजन कर रहे होते हैं, बहुत किसी गहरे सोच में होते हैं, अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त किए रहते हैं, तो उस टाइम ये डिसबैलेंस हो जाता है, ये ढक्कन गड़बड़ा जाता है कि किधर बंद करें और किधर हम खोलें। तो उस टाइम आपका भोजन फेफड़ा में आ जाता है, तो फेफड़ा अंदर से धक्का देता है कि तुम गलत रास्ते आ गए हो, तुम वहां पे निकलो। तो आप देखते हैं कि उस टाइम भोजन जो होता है नाक मुंह से बाहर निकलता है। तो ये इपिग्लोटिक्स ही है कि जो भोजन और श्वास को रोक के रखा हुआ है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे आगे देखिए
यहाँ पे है कि मुख गुहा से लार से बना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये बातें याद रखिएगा कि जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली पाचन नहीं होता है, वो सीधा एक रास्ता होता है भोजन को पहुंचाने के लिए अमाशय तक। आगे देखिए, इसमें अगला हम लोग देखने वाले हैं अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो अमाशय की संरचना इस तरह से होती है। यहाँ से आपका जुड़ा होता है, यहाँ पे इस तरह से होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। यहीं पे आप लोग का एसीएल पाया जाता है। एसीएल इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो वो छेद को बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये हमारे पेट में है और हमारे पेट की दीवारों को नहीं छेदता है, क्योंकि इसके दीवार पे ही म्यूकस लगा होता है जो कि ये चिपकने नहीं देता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा में बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग क्या है, कॉर्डिक है, पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। तो पूछ लिया जाए कि अमाशय का कितना भाग है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। यहाँ पे देखिए जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जो कि अमाशय में ही पाई जाती है। एक है म्यूकस कोशिकाएं, एक है अम्ल, यानी यहाँ पे पैरेटल और ऑक्जेनिट सेल, यहीं से आप लोग का यहाँ से HCl निकलेगा, यहाँ से आप लोग का म्यूकस निकलेगा जो कि HCl से रक्षा करेगा, और एक होती है जाइमेजिन कोशिकाएं जो यहाँ पे चीफ ऑफ जाइगोनिन सेल कहते हैं। तो एक एक इसका कार्य देखिए। तो इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव को सम्मिलित रूप से जठर गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जठर रस में क्या होता है, तो यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी HCl होता है, म्यूकस होता है या श्लेष्म तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजिन होता है। निष्क्रिय यानी पेप्सिनोजिन होता है, और यही पेप्सिनोजिन जब HCl के साथ मिल जाता है तो एक्टिव यहाँ पे पेप्सिन बन जाता है। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्कासन पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन ही के जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है, उसे पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी यहाँ पे पूछा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से। प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो ये आप लोग का अमाशय से यानी स्टमक से। वसा फैट का कहां से हो जाता है, तो ये आप लोग की स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाता है। लेकिन ये पूछ ले कि तीनों का पाचन कंप्लीट कहां हो जाता है, तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बिलाई में ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा गया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जीवाणुनाशक के तहत भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जैसे कि मुंह में कुछ, जैसे कि भोजन में कुछ गया, मुंह में भी यहाँ पे लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि कीटाणुओं को मार देता है। अगर कोई कीटाणु भाग्य बस चला गया अमाशय के पास तो उसका वो भुजड़ी बना देता है, क्योंकि HCl इतना स्ट्रांग होता है। आगे देखिए, आगे है इसमें म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। यहाँ पे देखिए अमाशय की ग्रंथियां से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव के कारण होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार, अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। इस घाव को अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहलाता है। आगे देखिए हमारे पेट में जो अमाशय में HCl है उसका कितना कार्य है, तो हम लोग के लिए लाभदायक है तो कुछ तो हानिकारक भी है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे आगे देखिए इसमें कहा गया है कि भूखे रह जाते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि भूखे हैं, आपके पेट में भोजन गया नहीं है और वहां पे HCl कार्य कर रहा होता है, तो वहां पे दीवारों से चिपकने का ज्यादा संभावना रहती है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यह वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के तरह होता है, जिसे हम काइम कहते हैं। तो अगर मुंह में भोजन है तो उसको हम बोलस बोलते हैं, और यहाँ पे अमाशय में गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं। तो ये पूछ लेगा कि जब अमाशय में भोजन या छोटी आंत में भोजन पहुंच जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। आगे देखिए इसमें, यहाँ
यहाँ पे अगला है आप लोग की छोटी आंत। छोटी आंत अमाशय के बाद क्या आएगा, छोटी आंत आएगा। छोटी आंत की लंबाई पूछ ले तो 7.5 होती है। बड़ी आंत की पूछ लिया तो 1.5 होगा। अगर इसका रेशियो पूछ लेता है तो 15, और 15 से यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे ये शाकाहारी जंतुओं में छोटी होती हैं, लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक हो जाए। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें इसकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी होती है और इसकी लंबाई भी कैसी होती है, कम होती है। तो पूछ लिया जाए कि छोटी आंत किसके अंदर बड़ी होती है और किसके अंदर छोटी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो शाकाहारी होते हैं उनमें लंबी होती है, जो मांसाहारी होते हैं उनमें छोटी होती है। यहाँ पे आंत के 3 भाग है, ड्यूोडेनम है, जेजनम है और इलियम है। इलियम बटा होता है, इलियम में ही सारा भोजन पच जाता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है और ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कहा है द्वार की एक नलिका खुलती है। नलिका द्वार भिन्न भिन्न नलिकाओं को आपस में जोड़ने से बनी होती है। यहाँ पे देखिए छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम स्वरूप यानी अंतिम रूप पाचन समाप्त हो जाता है और पचे हुए भोजन का भी अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में कंप्लीट हो जाता है। अगला है लीवर। तो लीवर को हम लोग नेक्स्ट